बच्चों हम पढ़ रहे थे भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत। तो बच्चों चलते हैं हम अपने पाठ्यक्रम की तरफ। तो हम पढ़ रहे थे अध्याय 1 भूगोल एक विषय के रूप में, जिससे संबंधित हमने पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 में भूगोल के बारे में जाना कि भूगोल हमें क्यों पढ़ना चाहिए, भूगोल क्या है, भूगोल को कैसे परिभाषित किया, भूगोल शब्द किसने दिया, भूगोल एक समाकलन विषय के रूप में, भूगोल की शाखाएं क्रमबद्ध व प्रादेशिक आधार पे, इनके बारे में हमने जाना। अब हम देखते हैं पार्ट 4 में भौतिक भूगोल एवं इसका महत्व, यानी जो हम कक्षा 11 में पढ़ने जा रहे हैं। खंड 1 के अंदर कौन सी पुस्तक? भौतिक भूगोल, यानी इसका हमारे लिए क्या महत्व है, हमारे एनवायरनमेंट के लिए क्या महत्व है, हमारे लैंड के लिए क्या महत्व है, ह्यूमन के लिए क्या महत्व है। तो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि जो हमारी भौतिक भूगोल है, यानी भूगोल की जो एक ब्रांच है फिजिकल ज्योग्राफी, और जो दूसरी ब्रांच है ह्यूमन ज्योग्राफी, जिसका अध्ययन हम कक्षा 12 में करेंगे, यानी जो हमारी फर्स्ट ब्रांच है कौन सी? फिजिकल ज्योग्राफी, यानी भौतिक भूगोल। इसका क्या इम्पोर्टेंस है हमारी डेली लाइफ में, हमारे दैनिक क्रियाकलाप में। तो बच्चों हो जाइए तैयार, अपनी पाठ्य पुस्तक, नोटबुक, पेन और पेंसिल लेके देखते हैं भौतिक भूगोल और इसका महत्व। भूगोल की इस शाखा में इसका महत्व बताना युक्ति संगत होगा। और हमने देखा भौतिक भूगोल को 4 ब्रांचेज में डिवाइड किया था। भौतिक भूगोल को किस किस में? भू आकृति विज्ञान जियोमॉर्फोलॉजी में, जलवायु विज्ञान क्लाइमेटोलॉजी में, समुद्र विज्ञान ओशियनोग्राफी और मृदा भूगोल, यानी हमने कितने भागों में बांटा था इसे? 4 भागों में बांटा था। और हमने ये भी जाना था कि भू आकृति विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है? किसका अध्ययन किया जाता है भू आकृति विज्ञान में? भू आकृति विज्ञान में पृथ्वी की उत्पत्ति, महाद्वीप, महासागरों की उत्पत्ति, चट्टानें, भू आकृतिक प्रक्रियाएं हैं, अपक्षय, अपरदन, अनाच्छादन, पवन द्वारा निर्मित स्थलाकृतियां, नदी द्वारा निर्मित स्थलाकृतियां, भूमिगत जल द्वारा निर्मित स्थलाकृतियां, सागरीय जल द्वारा निर्मित स्थलाकृतियां, भूकंप, ज्वालामुखी, इनके बारे में हमने भू आकृति विज्ञान में अध्ययन किया था। तो बच्चों ध्यान दीजिए कि ये जो सभी घटनाएं हैं वो हमारे लिथोस्फीयर स्थल मंडल पे घटित हो रही है, और इनका प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से हमारे मानव जीवन में इनका संबंध है। चाहे आप वो भूकंप ले लो, चाहे ज्वालामुखी ले लो, चाहे अपक्षय ले लो, अपरदन ले लो, महाद्वीप ले लो, महासागर ले लो, यानी किसी भी प्रक्रम की हम व्याख्या करते हैं तो इनका जो इम्पोर्टेंस है हमारे जीवन में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से पड़ता है। तो हमने देखा भूमंडल में हमने भू आकृतियां, प्रवाह, उच्चावच देखे। उच्चावच का मतलब पर्वत देखे, पठार देखे, मैदान देखे, नदियां देखी, झीलें देखी। तो बच्चों आपको ध्यान हो, पर्वतों का भी महत्व, पठारों का भी खनिज संसाधनों के रूप में, मैदानों का कृषि के रूप में, इन सब का क्या है हमारे जीवन में महत्व। इसलिए क्या पढ़ना जरूरी है? भौतिक भूगोल पढ़ना जरूरी है, जो भूगोल की मुख्य शाखा है। आया बात समझ में बच्चों, भूगोल क्यों पढ़नी चाहिए? अभी तो इसका एक पार्ट देखा है, कौन सा? भू आकृति विज्ञान जियोमॉर्फोलॉजी। अगला देखते हैं वायुमंडल। इसमें इसकी बनावट, यानी हम कहाँ रह रहे हैं? हम लिथोस्फीयर स्थल मंडल पे रह रहे हैं। और हम जैसे ही ऊपर देखते हैं तो क्या दिखता है? चारों ओर आवरण ही आवरण दिखता है, खुला भूभाग, खुला क्षेत्र दिखता है। उस चारों ओर के आवरण को हम क्या कहते हैं, जिससे हम घिरे हुए हैं? वायुमंडल कहते हैं। और इस वायुमंडल में हम क्या देखेंगे? इनकी बनावट। हम देखते हैं कि ऊपर एरोप्लेन उड़ते हैं, तो आप ये भी सोचते हो कि सर ये कौन से मंडल में उड़ते हैं? ऊपर से रेडियो एक्टिव तरंगे भी आती है, वो कौन से मंडल से आती है? हमारे जब रेडियो चलाते हैं तो उसमें हम फ्रीक्वेंसी भी आती है, सर वो कौन से मंडल से आती है? और
हमारे जो बादल बनते हैं, बारिश होती है, कि सर वो कौन से मंडल से आती है? तो इन सबका ज्ञान किससे होता है बच्चों? इनका सबका ज्ञान भौतिक भूगोल की शाखाओं से होता है। तो हुई ना भूगोल का महत्व हमारे जीवन में। देखो कितना महत्व देखते हैं, पहले सौर मंडल, समता मंडल, ओजोन मंडल, आयन मंडल, उष्मा बजट, सूर्य ताप, ये सब चीजें देखते हैं। फिर है मौसम तथा जलवायु के तत्व, तापक्रम, वायुदाब, वायु, वर्षा, जलवायु के प्रकार, इनका सबका इसमें अध्ययन किया जाता है। फिर है जलमंडल, हम किस पे रहते हैं? स्थल पे रहते हैं, मगर देखा जाए तो पूरे विश्व का 29% भाग ही क्या है? स्थल मंडल है। और कितना भाग जलमंडल है? 71% भाग जलमंडल है। उस जलमंडल में क्या क्या है? बड़े बड़े महासागर है, सागर है, समुद्र है, झीलें हैं, ये सब के सब इसके अंदर है। समुद्र है, सागर है, झील, इन महासागरों का भी महत्व है। अब कहोगे सर महासागरों का तो क्या महत्व होता है? उनमें तो खारा जल होता है। अरे बच्चों, इसके अंदर आप देखते हो समुद्री संसाधन पाए जाते हैं, मेराइन रिसोर्स पाए जाते हैं, मत्स्य डेवलपमेंट है, मत्स्य संसाधन है, मत्स्य का विकास है। और सबसे बड़ी चीज, आप क्या, सबसे सस्ता परिवहन का साधन कौन? जल परिवहन। कौन सा साधन? जल परिवहन। यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पे माल की ढुलाई, ना किसी सड़क की जरूरत, ना किसी टायरों की जरूरत, किसके द्वारा? जल परिवहन के द्वारा। तो भौतिक भूगोल हुई ना बड़े काम की बात। जल परिमंडल से संबंध था। अब जैवमंडल, जैवमंडल बच्चों आपको मैंने समझाया था, जब स्थल मंडल, जलमंडल, वायुमंडल तीनों मिलकर निर्माण करते हैं तो क्या कहलाता है? जैवमंडल। जीव का स्वरूप, मानव तथा भर जीव, उनके पोषण प्रक्रम, खाद्य श्रृंखला, पारिस्थितिक प्राचल और पारिस्थितिक का संतुलन का भी अध्ययन इसमें किया जाता है। यानी एक ब्रांचेज कौन सी? इस मृदा भूगोल में ही एनवायरमेंट ज्योग्राफी, जिसको पर्यावरण भूगोल कहते हैं, इस पर्यावरण भूगोल में इन सभी तत्वों का अध्ययन किया जाता है। यानी कुल मिला के हम इस निष्कर्ष पे पूछे हैं कि हमारे इर्द गिर्द, हमारे चारों ओर जितनी भी चीजें हैं वो किससे संबंधित है? वो भौतिक भूगोल से संबंधित है। तो नो डाउट हमें इसका अध्ययन क्या हो जाता है? कंपलसरी हो जाता है। पढ़ना किसको? भूगोल को। तो ये है भौतिक भूगोल का महत्व। अब जीव भूगोल में हमने क्या क्या इंक्लूड करेंगे? पारिस्थितिकी भूगोल, पादप भूगोल, पर्यावरण भूगोल और प्राणी भूगोल को इसमें शामिल करते हैं। और आगे देखते हैं कि जो हमने क्या देखा था, फूड चेन, खाद्य श्रृंखला। यानी आप कहीं भी किसी भी बायोम में जाओगे, किसी भी बायोस्फीयर रिजर्व में जाओगे, किसी भी जीवोम में जाओगे, तो वहाँ पे आपको क्या मिलेगा कि आप जंगल में जीव जंतु भी रहते हैं, पेड़ पौधे भी रहते हैं, और उनमें एक क्या चलता रहता है? खाद्य श्रृंखला का क्रम चलता रहता है, फूड चेन सिस्टम चलता रहता है। उस फूड चेन सिस्टम में क्या होता है कि पेड़ पौधे, छोटे छोटे प्लांट्स, पत्तियां, वृक्ष, घास, इनको कौन खाते हैं? कौन खाती है? गाय, भैंस, बकरी खाती है। अब गाय, भैंस, बकरी क्या हुई? शाकाहारी हुई। वो शाकाहारी हुई तो उनके बाद में उनको कौन खाएंगे? मांसाहारी लोग खाएंगे, यानी शेर खाएगा। शेर को कौन खाएगा? मनुष्य भी खा सकता है, और लास्ट में मनुष्य आ जाएगा जो क्या है? शाकाहारी भी है, मांसाहारी भी। तो इस प्रकार से एक फूड चेन चलता है। उस फूड चेन में क्या मिलेगा आपको देखने को? इसमें ये मिलेगा कि ये क्या है? ये सन है, सूर्य है। इस सूर्य से यहाँ पे क्या हो रहे हैं? प्लांट्स डेवलप हो रहे हैं, पेड़ पौधे, यानी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हो रही है। और यहाँ पे क्या हो गया? पौधा हो गया। अब ये पौधे को क्या खाएंगे? कौन खाएंगे? प्राइमरी कंज्यूमर खाएंगे, यानी प्राथमिक उत्पादक खाएंगे। प्राथमिक उत्पादक इसको खा रहे हैं कौन? हर्बीवेयर, यानी ये शाकाहारी है। और इनको कौन खा रहा है? सेकेंडरी खा रहा है। किसको? चूहा इनको खा रहा है। फिर चूहे को कौन खा रहा है? सांप खा रहा है। सांप को ये चील चूहे को भी खा रही है, इनको भी खा रहे हैं। और कुछ है क्या है? डिकम्पोजर है, विघटक है। तो इस प्रकार से ये क्या चलती रहती है? प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, इस प्रकार से एक फूड चेन चलती रहती है। अब इसमें क्या पढ़ा था हमने? अगला टॉपिक एक रह ही गया हमारा, सोहिल ज्योग्राफी, मृदा भूगोल। किसमें पढ़ोगे?
भौतिक भूगोल में इनकी तीन की तो हमने चर्चा ही कर ली, भू आकृति विज्ञान, जलवायु विज्ञान, समुद्र विज्ञान और जैव मंडल। और अब क्या रह गया, मृदा भूगोल यानी सोइल ज्योग्राफी। अब सोइल का देखो क्या इंपॉर्टेंस है। मिट्टियां मृदा निर्माण प्रक्रिया के माध्यम से निर्मित होती है। किससे, आपने पिछले चैप्टर में भी देखा था, और यदि आपने नहीं पढ़ा हो तो आप जो भारत भौतिक पर्यावरण की पुस्तक में हमने चैप्टर 6 में किसके बारे में जाना, मिट्टियों के बारे में, उनके मृदा निर्माण के बारे में, उनकी प्रक्रिया के बारे में, उनके उत्पत्ति के बारे में, उनके विकास के बारे में, उनके वितरण के बारे में सब कुछ किस में जाना, उसके अंदर। तो उसके अंदर ये क्या थे, मृदा निर्माण के माध्यम से निर्मित होते हैं। ये मूल चट्टान, जलवायु, जैविक प्रक्रिया और काल अवधि पर निर्भर करती है। और उसमें हमने सोइल प्रोफाइल भी देखा था, जिसका क ख ग 3 खंड किए थे। सोइल यानी इस प्रकार से ये ऊपरी भाग मिट्टी का, ये दूसरा भाग, और ये नीचे का भाग, और ये आधार चट्टानें। काल अवधि मिट्टियों को प्रयोक्ता प्रदान करती है और मृदा पार्श्ववायु विकास में सहायक होती है। मानव के लिए प्रत्येक तत्व महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है, यानी इन मिट्टियों में ही क्या हो रही है, पेड़ पौधे लगे हुए हैं, फसल का उत्पादन हो रहा है। यदि मिट्टियां नहीं होगी तो फसल का उत्पादन नहीं होगा, तो क्या खाओगे आप। इसलिए मिट्टियां किस में पड़ी, फिजिकल ज्योग्राफी में इसका पार्ट है एक। इसलिए क्या हुआ, ये इट्स इम्पोर्टेंट फॉर आवर लाइफ, ह्यूमन लाइफ। इसलिए क्या हो गया, इसका नितांत आवश्यक अध्ययन करना। किसके अंदर, भौतिक भूगोल के अंदर। भू आकृति आधार प्रस्तुत करती है और मानव क्रियाएं उन्हें क्या करती है, संपन्न करती है। मैदानों का प्रयोग कृषि कार्य के लिए किया जाता है। ये देखो आपके ये मैदान है, इन मैदानों में क्या दिखाई दे रही है, कृषि क्रियाएं। सभी जगह क्या किया जा रहा है, कृषि की जा रही है। और मैदानों का अध्ययन किस में किया जा रहा है, भौतिक भूगोल में किया जा रहा है। जबकि पठारों पर वन तथा खनिज संपदा विकसित होती है, और जो पठार है उनके ऊपर इस प्रकार से गैलेना, जास्पर, मर्केसाइट, जिप्सम, डोलोमाइट, फेलेंटाइट, ओपेटाइट, एगेटाइट, मैग्नीशियम, कैल्शियम, मैंगनीज, लोहा, सभी प्रकार के खनिज किस पे पाए जाते हैं, पठारों पे। और खनिजों का हमारे जीवन में बहुत बड़ा योगदान है, इसलिए इसका भी अध्ययन नितांत आवश्यक। तो इसका भी महत्व बहुत ज़्यादा, तो भौतिक भूगोल का भी महत्व बहुत ज़्यादा। पर्वत, चरागाह, वन, पर्यटन स्थलों के आधार पर निम्न क्षेत्रों को जल प्रदान करने वाली नदियों के स्रोत होते हैं। जलवायु हमारे घरों के प्रकार, वस्त्र और भोजन को प्रभावित करती है। जलवायु का अध्ययन किस में किया, अभी पढ़ा ना, जलवायु मंडल में, क्लाइमेटोलॉजी में। इस प्रकार से जलवायु का वनस्पति, सस्य, प्रतिरूप, पशुपालन और कुछ उद्योगों आदि पर गंभीर प्रभाव पड़ता है। यानी ये क्या है, आपके टूरिस्ट सेंटर, कहीं भी आप जंगल में जाते हो, घूमने जाते हो, तो वहाँ भी पर्यटक का काम कौन कर रहे हैं, पेड़ पौधे, वन, पर्यावरण कर रहा है। और पर्यावरण भूगोल का अध्ययन किस में कर रहे हैं, भौतिक भूगोल में कर रहे हैं। तो भौतिक भूगोल में अध्ययन कर रहे हैं, तो इसका भी क्या हो गया, महत्व हो गया। अगला देखते हैं, मानव ने कुछ ऐसी तकनीकें विकसित कर ली। जैसे जैसे मानव क्या हुआ, आगे बढ़ता गया, तो उसने क्या कर लिया, संशोधित तकनीकें अपनाई। क्या, एयर कंडीशनर, रेफ्रिजरेटर, इन सब चीज़ों का इन्होंने, मानव ने क्या कर लिया, आविष्कार कर लिया। और सीमित क्षेत्र की जलवायु को क्या कर दिया, अपरिवर्तित कर दिया। यानी जहाँ पे भयंकर गर्मी पड़ रही है, वहाँ पे उन्होंने एसी का प्रयोग कर लिया, कूलर का प्रयोग कर लिया, पंखे का प्रयोग कर लिया, इनका आविष्कार कर लिया। इसलिए इन्होंने इनका क्या कर दिया, संशोधित कर दिया। वातानुकूल और वायु शीतक इत्यादि, तापमान तथा वर्षा, वनों के घनत्व, घास प्रदेशों की गुणवत्ता सुनिश्चित करती है। भारत में मानसूनी वर्षा कृषि आवर्तन प्रणाली को गति प्रदान करती है। आप जलवायु में क्या पढ़ा, वर्षा पढ़ा, वर्षा पढ़ा ना। और वर्षा किस प्रकार से, तटीय वर्षा, सवनीय वर्षा, पर्वतीय वर्षा, चक्रवातीय वर्षा, 3 प्रकार की वर्षा, सवनीय, चक्रवातीय और पर्वतीय वर्षा। ये किस प्रकार से होती है, ये सब का सब किस में अध्ययन, भौतिक भूगोल के अंदर अध्ययन। तो इन मानसूनी वर्षा से में क्या मिल रहा है, फायदा मिल रहा है, कृषि हो रही है, फसलें हो रही है, उत्पादन हो रहा है, वनस्पति का डेवलपमेंट हो रहा है। तो इसका भी अपना महत्व।
वर्षा भूमिगत जल धारक प्रस्तर एक्यूफायर को पुनरावेशित कर कृषि और घरेलू कार्यों के लिए जल की उपलब्धता संभव बनाती है। ये एक्यूफायर है, यहाँ से क्या मिल रहा है आपको? जल मिल रहा है। इस जल से हमें क्या मिल रहा है? कृषि के लिए और घरेलू कार्य के लिए वाटर अवेलेबल हो रहा है। हम संसाधनों के भंडार समुद्र का अध्ययन करते हैं, वह मछली और अन्य समुद्री भोजन के अतिरिक्त खनिजों की दृष्टि से भी संपन्न होते हैं। यानी जो हमारे क्या है, महासागर है, इन महासागर में अथाह खनिज भरे पड़े हैं। ना केवल यहाँ मत्स्य पालन होता है, बल्कि यहाँ पे भयंकर संसाधन है, खनिज भयंकर मिलते हैं। तो खनिजों की दृष्टि से भी ये क्या है, महत्वपूर्ण है। कौन? महासागर। और महासागर का अध्ययन किसमें? फिजिकल ज्योग्राफी में। भारत ने समुद्री तल से मैंगनीज पिंड एकत्रित करने की तकनीकी भी विकसित कर ली और धीरे धीरे मनुष्य क्या कर रहा है, नई नई टेक्निक अडॉप्ट कर रहा है। उन नई नई टेक्निक अडॉप्ट करके क्या कर रहा है, महासागरों से खनिज निकाल रहा है। ये देखो, ये पूरे विश्व के अंदर ये अलग अलग गहराई पे क्या दिए हुए हैं, खनिज दिए हुए हैं। कहीं पे सल्फाइड मिल रहा है, कहीं फॉस्फेट मिल रहा है, कहीं मैग्नीज मिल रहा है, कहीं नोडुल्स मिल रहे हैं, कहीं मेटल फेरस मिल रहा है यानी धात्विक खनिज मिल रहे हैं, तो कहीं क्रस्ट भूफटी मिल रहा है। यानी इन क्षेत्रों में देखो, इस पूरे के पूरा ये जो नीला क्षेत्र है, ये पूरे के पूरे क्या है, ये पूरा का पूरा जल है, महासागर है। और इन महासागरों में खनिजों का क्या है, अथाह भंडार है। मृदा एक नवीकरणीय और पुनः स्थानीय संसाधन है। फिर हम मृदा की बात करते हैं। ये मृदा जो हमारे लिए बहुत ही फायदेमंद है, जो अनेक आर्थिक क्रियाओं और कृषि को प्रभावित करती है। मिट्टी की उर्वरता प्रकृति से निर्धारित और संस्कृति से प्रेरित होती है। मृदा पौधों, पक्षियों, सूक्ष्म जीवाणुओं के धारक जीवमंडल के लिए आधार प्रदान करती है। भौतिक भूगोल प्राकृतिक संसाधनों के मूल्यांकन और प्रबंध से संबंधित विषय के रूप में भी विकसित हो रहा है। यानी जितने भी नेचुरल रिसोर्स पाए जाते हैं, उन नेचुरल रिसोर्स का मानव क्या कर रहा है, उनका कंजर्वेशन कर रहा है और उनका क्या कर रहा है, उनका मैनेजमेंट भी कर रहा है। तो देखते हैं नेचुरल रिसोर्स कौन कौन से, यानी खनिज, ट्रीज, पेड़, वाटर, जल, एनिमल्स, ये हमारे क्या है, ये हमारे नेचुरल रिसोर्स है। यानी हमारी भूमि, हमारी मृदा, हमारे पक्षी, हमारे वन, हमारे जल, ये सभी के सभी क्या है, ये प्राकृतिक संसाधन है। और इन प्राकृतिक संसाधनों का मानव क्या कर रहा है, मैनेजमेंट भी कर रहा है और कंजर्वेशन करने की भी क्या कर रहा है, तकनीकों को विकसित कर रहा है। क्योंकि ये पहले हमारे प्राकृतिक संसाधनों के रूप में मिलते थे, आज भी मिल रहे हैं, मगर इनको अब वो धीरे धीरे क्या कर रहा है, अपनी टेक्निक के द्वारा उनका ज़्यादा से ज़्यादा मैनेजमेंट, ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइजेशन। ये जो हमारे कुछ प्राकृतिक संसाधन है, प्लांट्स है, एनिमल्स है और क्या है, रिवर्स है, माउंटेन्स है, फिजिकल और ज्योग्राफिकल फीचर, गोल्ड है, ट्रीज है, कॉटन है, ये नेचुरल रिसोर्स के क्या है, सब के सब क्या है, संसाधन है। किसके, नेचुरल रिसोर्स के। इसमें अंदर आपको क्या दिखा रखे हैं, पूरे के पूरे आपको प्राकृतिक संसाधनों के बारे में दिखा रखा है। कहीं पे पौधे दिखा रखे हैं, तो कहीं पे जानवर दिखा रखे हैं, कहीं पे नदियां दिखा रखी है, तो कहीं पे माउंटेन दिखा रखे हैं, कहीं पे सोना। सोना भी क्या है, भूमि के अंदर खानों के अंदर मिलता है। ऑस्ट्रेलिया की खानों में और भारत की गोलकुंडा की खानों में सोना मिलता है और ये भी क्या है, एक प्राकृतिक संसाधन है। इधर कॉटन, रुई भी एक क्या है, इधर वन, ये सभी के सभी बच्चों क्या है, प्राकृतिक संसाधन है। तो आपने सोचा होगा कि सर ये सभी चीजें भूमि पे प्राकृतिक संसाधन है, तो इसलिए तो ये तो सभी भूगोल के पार्ट हो गए, तो हमें तो भूगोल को पढ़ना बहुत जरूरी हो गया। ये देख लो आप, इसीलिए तो हम क्या पढ़ रहे हैं, भौतिक भूगोल, और इसके महत्व को अच्छी तरह से समझ रहे हैं कि जो हमारी भौतिक भूगोल है, इसका महत्व कितना सही है और कितना फायदेमंद है, और हम इर्द गिर्द इससे आपस में जुड़े हुए हैं। हम बिना किसी चीज के, भूगोल के, कुछ भी नहीं कर सकते। जहाँ भी देखोगे मैदान, पार्क, पेड़ पौधे, वनस्पति, सब के सब क्या, प्राकृतिक संसाधन, और उनसे हमारा प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजाना संबंध बना रहता है। भौतिक पर्यावरण संसाधन प्रदान करता है
और मानव इन संसाधनों का उपयोग करते हुए अपना आर्थिक और सांस्कृतिक विकास सुनिश्चित करता है। जैसे ही मैंने क्या कहा कि बीच में कुछ वर्ड आए, तकनीकी विकास, कि मनुष्य क्या कर रहा है, तकनीकी विकास कर रहा है। कैसे? अभी हमने देखा कि यदि कहीं गर्मी ज़्यादा पड़ रही है, तापमान में बढ़ोतरी हो रहा है, तो मनुष्य क्या कर रहा है, वहाँ पे एयर कंडीशनर लगा रहा है, पंखे लगा रहा है, कूलर लगा रहा है। तो तकनीकों को क्या कर दिया, विकसित पर्यावरण को क्या कर दिया, संशोधित कर दिया ना। मत इन चीज़ों से हमारा जो पर्यावरण है वो बिगड़ रहा है और पारिस्थितिक असंतुलन की समस्या उत्पन्न हो रही है। किन कारणों से उत्पन्न हो रही है पारिस्थितिकी असंतुलन? इन कारणों को आप अपनी नोटबुक में प्यारे बच्चों नोट कर लो, क्योंकि आपकी पुस्तक में ये कारण नहीं दिए गए हैं। मैंने आपको इन कारणों के बारे में बताता हूं, आप अपने पॉइंट के अकॉर्डिंग अपनी नोटबुक में नोट करते जाइए। कौन से कारण है जिनके द्वारा पारिस्थितिकी असंतुलन उत्पन्न हो रहा है? तो पहला देखते हैं, ओवर पॉल्यूशन ओवर पॉपुलेशन, यानी हमारी जो जनसंख्या है वो बढ़ोतरी हो रही है। यानी हम ये कह रहे हैं कि हमारा पूरे विश्व में जनसंख्या के मामले में भारत का स्थान कौन सा आ गया, दूसरा स्थान आ गया। तो हमारी जनसंख्या में क्या हो रही है, बहुत ज़्यादा वृद्धि हो रही है। इस पे कंट्रोल करना चाहिए। दूसरा है लैंडफिल्स, यानी कुछ ऐसे क्षेत्र हो गए हैं भूमि के ऊपर जिनमें जल भराव हो गया है, और जल भराव होने से वो क्षेत्र क्या हो गए, कृषि के रूप में क्या हो गए, अनुपजाऊ हो गए, यानी वहाँ पे हम कृषि नहीं कर सकते हैं। तो लैंडफिल्स की समस्या आ गई। रूनियस एग्रीकल्चर पॉलिसीज, और जो हमारी जो कृषि की क्या बन रही है, नियम बन रहे हैं, नीतियां बन रही है, वो क्या हो रही है, विनाशकारी साबित हो रही है। इसलिए भी क्या हो रहा है, इकोलॉजिकल इम्बैलेंस, जो अभी आप वर्तमान में देख सकते हो कि पिछले 2 महीने से किसान आंदोलन, किसान धरने पे बैठे हैं, सड़कों पे बैठे हुए हैं, उनकी ना कुछ सुनवाई हो रही है ना और कुछ बात हो रही है। तो ये भी क्या हो रहा है, यूनियस एग्रीकल्चर पॉलिसीज की वजह से, किससे, विनाशकारी कृषि नीतियों की वजह से। ए हाई अमाउंट एग्जॉस्ट गैसेज, यानी जो विनाशकारी गैसें हैं उनका एक बड़े लेवल पे उत्सर्जन हो रहा है। डिग्रेडेशन ऑफ लैंड एंड सोइल इरोजन, जो हमारी भूमि है उसका क्या हो रहा है, निम्नीकरण हो रहा है, और मृदा क्या हो रहा है, अपरदन हो रहा है। डिफोरेस्टेशन, यानी वनों का क्या हो रहा है, उन्मूलन हो रहा है, यानी वन दोहन हो रहा है। फॉल्टी यूटिलाइजेशन ऑफ वाटर रिसोर्स, यानी जो हमारा जल संसाधन है और जो जल का उपयोग किया जा रहा है वो क्या किया जा रहा है, गलत तरीके से किया जा रहा है। या एनवायरमेंटल प्रॉब्लम फॉर द फॉल्टी माइनिंग प्रैक्टिस, यानी हमारे जो पर्यावरणीय समस्या उत्पन्न हो रही है, वो जो हम खनिज निकालते हैं किनसे, खानों से, उनकी जो खनन प्रक्रिया है वो क्या है, गलत है। इंडस्ट्रियल एंड एटमॉस्फेरिक पॉल्यूशन, और औद्योगिकरण क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा नगरीकरण हो रहा है और औद्योगिकरण हो रहा है, उससे भी क्या हो रही है, जहरीली गैसें बाहर निकल रही है, और उनसे क्या हो रहा है, इकोलॉजिकल इम्बैलेंस हो रहा है, यानी पारिस्थितिक असंतुलन बिगड़ रहा है। इनको रोकने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए, मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, यानी हमारे जितने भी प्राकृतिक संसाधन है उनका प्रबंधन करना चाहिए। अब कहोगे सर प्राकृतिक संसाधन कौन से, बच्चों अभी याद करो, पिछली स्लाइड पे आपने देखा कौन कौन से, भूमि संसाधन, जल संसाधन, कृषि संसाधन, वन संसाधन, मृदा संसाधन, जल संसाधन, ये क्या है, नेचुरल रिसोर्स। तो इनका हमें क्या करना चाहिए, अच्छी तरीके से प्रबंधन करना चाहिए। कंट्रोलिंग पोल्यूशन, यानी प्रदूषण पे नियंत्रण करना चाहिए। प्रोटेक्टिंग द वाटर, यानी जो जल का क्या है, अवैध तरीके से या मिसयूज हो रहा है उसको क्या करना चाहिए, सुरक्षित करना चाहिए। रिसाइकलिंग, यानी पुनः चक्रण करना चाहिए। ये क्या है, इकोलॉजिकल इम्बैलेंस को कंट्रोल करने के उपाय। सतत विकास के लिए भौतिक वातावरण का ज्ञान नितांत आवश्यक है, जो भौतिक भूगोल के महत्व को रेखांकित करता है। अब ये क्या कह रहा है कि हमें एक उपाय और करना चाहिए, यानी भौतिक भूगोल को बनाए रखने के लिए। क्यों, क्योंकि हमने इसके महत्व के बारे में पढ़ा, किसका, भौतिक भूगोल का, कि हमारे जीवन में भौतिक भूगोल कितना बड़ा रोल प्ले करती है। यदि इसका इतना बड़ा रोल है तो हमें क्या करना चाहिए, सतत विकास के लिए भौतिक वातावरण का भी ज्ञान नितांत आवश्यक है, जो भौतिक भूगोल के महत्व को
रेखांकित करता है। सतत विकास क्या है? यानी जो भी हमारे संसाधन है, उन संसाधनों का हमें इस प्रकार से प्रयोग करना चाहिए कि भविष्य में उन संसाधनों को हमारे आने वाली पीढ़ियां भी क्या कर सके, प्रयोग कर सके। तो ये कहलाएगा सतत विकास। इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? एनवायरमेंटल मैनेजमेंट एंड सस्टेनेबिलिटी। सबसे पहले पर्यावरणीय प्रबंधन और सतत विकास करना चाहिए। सस्टेनेबिलिटी इश्यू यानी जो सतत विकास से जितने भी संबंधित मुद्दे हैं उनका समाधान करना चाहिए। इज इट पॉसिबल टू बिल्ड सस्टेनेबल कम्युनिटीज? यदि संभव हो तो हमें सतत विकास के लिए एक समुदाय का भी गठन करना चाहिए और वो समुदाय इन चीज़ों के बारे में पूरी जानकारी रखें। तो प्यारे बच्चों, ये हुई हमारे क्या भौतिक भूगोल और उसके महत्व के बारे में। यानी आपका जो अध्याय प्रथम भौतिक भूगोल एक विषय के रूप में जिसकी चर्चाएं हमने पार्ट 1 से लेकर पार्ट 4 तक आपको सविस्तार से अच्छी तरीके से समझाने की भरपूर कोशिश की, और इसी प्रयास जो मैंने किया है उस प्रयास का फायदा उठाने के लिए, लाभ उठाने के लिए आप इनसे संबंधित जितने भी वीडियो है उनको अपने मस्तिष्क को केंद्रित करते हुए और अपनी नोटबुक में लिखते हुए समझने की कोशिश कीजिए, याद कीजिए, क्योंकि यह टॉपिक्स आपको भविष्य में भी काम में आएंगे। ना केवल कक्षा 11 में बल्कि आगे के भविष्य में भी ये आपके काम आएंगे। जब भी आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दोगे तो आप इन बातों को यदि आपके दिमाग में होगी तो आपसे प्रॉमिस है कि आपका एक भी क्वेश्चन क्या नहीं होगा, रॉन्ग नहीं होगा। तो बच्चों, इनको देखते रहिए आप बार बार और बने रहिए मेरे साथ। जब तक मिलते हैं हम अगले वीडियो में। थैंक यू।